से हमारे आदरणीय और जिनका कई वर्षों से आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है, ऐसे ब्रजकिशोर कुठियाला जी, मेरे लिए और भी सौभाग्य का विषय है कि मैं जब 1990 में विवेकानंद केंद्र में पूर्णकालिक के रूप में, जीवनव्रती के रूप में गया, तो उसमें जो मुझे जिनकी प्रेरणा से मैं निकला था वो शैलजा कवि जी भी यहाँ पर उपस्थित है। विवेकानंद केंद्र की जीवनव्रती प्रथम बैच की जीवनव्रती जिन्होंने कन्याकुमारी में प्रशिक्षण लिया, पंचकुला में ही रहती है, तो आते उनको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बाकी सारे यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति बंधु, विद्वज्जन, बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कई बार मिलना हुआ है, इसलिए दिनेश जी परिचय दे रहे थे तब मुझे लग ही रहा था कि अनावश्यक है। विस्तृत संक्षिप्त तो किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम जब भारतीय संस्कृति का वर्णन करते हैं तो भारतीय संस्कृति के वर्णन में कई सारे जो विशेषणों का प्रयोग होता है, उसमें से एक विशेषण होता है नित्य नूतन चिर पुरातन, कि ये अनादिकाल से चली आती, इसका कब उगम हुआ किसी को पता नहीं, और अनादि है इसीलिए अनंत है, क्योंकि जिसका आदि होगा उसका अंत होगा, जिसका आदि ही नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता, इसलिए अनादि और अनंत यह है। और इसके अनादि और अनंत होने का एक महत्वपूर्ण जो लक्षण कारण है, लक्षण और कारण दोनों है, वह यह है कि ये लचीली है, ये परिवर्तनों को स्वीकार करती है, शाश्वत सनातन सत्यों को बनाए रखते हुए परिवर्तनों को स्वीकार करने की जो अद्भुत कला भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने हमको दी, जिसके कारण आज हम टिके हुए हैं। जो हमसे काफ़ी बड़े बड़े और साम्राज्य भी खड़े किए और संस्कृतियाँ भी, सिविलाइजेशंस भी, सभ्यताएं विकसित हुई, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, रोमन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य और भी बहुत सारे, वो आज काल के प्रवाह में प्रवाहित हो गए, काल कबलित हो गए। आज हमारे सामने उनके केवल धरोहर के रूप में उनके खंडहर दिखाई देते हैं। उनसे भी पुरातन समय से चली आ रही है और आज भी विद्यमान है, जीवित है, और केवल जीवित ही नहीं, मतलब सर्वाइवल कहते हैं ना अंग्रेजी में, केवल बची हुई नहीं है, अपितु विजिगीषु रूप से विश्व विजय करने के लिए सन्नद्ध है। ऐसी यदि कोई संस्कृति होगी तो वो भारतीय संस्कृति। अभी महीना भर पहले हमने विश्व योग दिवस मनाया। सारा विश्व आज भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तत्पर है। हम है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन विश्व तो तैयार है। तैयारी हमको ही करनी है, हमारी कमी कहीं ना कहीं पड़ती है। तो इसलिए ये संस्कृति केवल बची हुई नहीं है, ये संस्कृति केवल अपने आप को संरक्षित रखा आक्रमणों में। इतने भीषण आक्रमण हुए जिसके बारे में लिखते समय विल डुरांट कहते हैं कि इस प्रकार का वंश निर्मूलन, जेनोसाइड शब्द प्रयोग किया है विल डुरांट ने। अमेरिकी इतिहासकार विल डुरांट ने 11 खंडों में हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, और उसमें नादिर शाह से लेकर औरंगजेब तक जो भारत में जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसको लिखते समय उनकी लेखनी ने शब्द प्रयोग किया, विश्व के, समस्त विश्व के इतिहास में ऐसा जेनोसाइड, ऐसा वंश नाश का काम, पूरे के पूरे किसी वंश को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नरसंहार नहीं हुआ, ऐसा वो लिखते हैं विल डुरांट। ऐसे आक्रमणों के बाद केवल बची हुई नहीं है, आज भी वाइब्रेंट, आज भी अत्यंत सक्षम और विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर ऐसी ये संस्कृति है। इसके लिए एक अपने संग गीत में हम लोग गाते हैं, इस संस्कृति के इस चिरंतन प्रवाह को वर्णन करते हुए कवि ने लिखा कि कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। बहुत सुंदर उसकी कड़ियाँ आपने सुनी होती है, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए, इस प्रकार की बातें, मतलब मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को चुनौती देने वाली बातें उस संस्कृति के प्रवाह को वर्णन करते समय आई है। लेकिन ये केवल कवि की कल्पना या उपमा की बात नहीं है कि गंगा की अविरल धारा के समान ही यह संस्कृति चली आई है। हमारा ये नदियों के साथ संबंध, संस्कृति का संबंध, संस्कृति के विकास का संबंध, संस्कृति के समृद्धि का संबंध, सारे विश्व में यदि हम सबसे समृद्ध देश यदि बने तो उसका नदियों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है।
और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्रारंभ में जो उत्खनन हुए वो सारे उत्खनन सिंधु नदी के किनारे पर उनको वो पुराने सारे अवशेष मिले कि कहाँ पर ये वैदिक और वैदिक से भी पूर्व के कालखंड, जो आधुनिक लोग जिस प्रकार से उसको प्री वैदिक वगैरह प्रकार से हड़प्पन, अब उसके बाद में उससे पहले का निकला तो प्री हड़प्पन, और उसके पहले का निकला तो अभी उसको क्या नाम देना वो चल रहा है। पहले सिंधु सभ्यता के नाम से उसको कहा, और बाद में पता चला कि सिंधु तो बात की बात है, उससे पहले सरस्वती है, और सरस्वती आज सरस्वती के नाम से सरस्वती सिंधु सभ्यता ये नाम विश्व पटल पर एक्सेप्ट हो गया। फिर वही बात है, वैश्विक जो आर्कियोलॉजिस्ट है या वैश्विक जो इतिहासकार है वो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन ये शब्द प्रयोग करने लगे, और कालखंड भी हड़प्पा से लगभग 5-7 हज़ार वर्ष पूर्व ले जाने के लिए वो तैयार हो गए। हम लोग तैयार है कि नहीं? फिर यही प्रश्न है कि भारत के इतिहासकार अभी भी जो तथाकथित अपने आप को विद्वान मानने वाले इतिहासकार है वो उसको नहीं मानते। लेकिन फिर बात वही है, सरस्वती सभ्यता तो सरस्वती संस्कृति, तो सिंधु कहो, सरस्वती कहो, उसके बाद गंगा जमुना कहो, या नीचे बिल्कुल कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, ताप्ती, बिल्कुल केरल में जाकर के आप परशुराम जी की और परशु को धोने की जो कहानी है वो पेरियार नदी हो, ये नदियों के किनारे पर समृद्ध हुई, विकसित हुई ऐसी ये संस्कृति है। इसका जीवन नदियों के साथ जुड़ा हुआ है और अनादिकाल से जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा हुआ है। आज संचार के साधन, एक समय में नदियां संचार के साधन के रूप में भी और खास करके माल के वहन के लिए बहुत प्रयोग में आती थी, कार्गो के रूप में प्रयोग में आती थी। इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नदियों के सहारे बहुत जबरदस्त तरीके से कई वर्षों तक हुआ। आज संचार के साधन बदल गए, रेल आ गई, उसके बाद और सड़कें भी अभी संचार का साधन बन गई। तो अब आप देखेंगे तो गांव, कस्बे सड़कों के किनारे पर विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी जल, पानी, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु आज भी है। और बार बार जो रणनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और 2008 से 2011 तक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अजीत डोवाल जी के साथ काम करते समय उस क्षेत्र का बड़ा निकट से परिचय हुआ, और उस कारण से अभी भी उसको जब फॉलो करते तो बार बार रणनीतिक क्षेत्र वाले लोग ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि तृतीय महायुद्ध होगा तो वो पानी के ऊपर होगा। सो वाटर इज गोइंग टू बी दी बोन ऑफ कंटेंशन, ये शब्द प्रयोग होता है कि आने वाले समय में युद्ध होंगे तो वो पानी के लिए युद्ध होंगे। अभी पिछले सप्ताह यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ध्यान रखते होंगे तो अभी पिछले सप्ताह चीन में जल प्रलय हुआ। चीन की खबरें बाहर आती नहीं, चीन में लोकतंत्र नहीं है और मीडिया नहीं है, मुक्त मीडिया नहीं है, मुक्त प्रचार साधन नहीं है, इसलिए चीन की बहुत ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आती। लेकिन फिर भी आजकल अंतर्जाल के कारण, इंटरनेट के कारण और सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी बातें बाहर आती है। और लगभग जल प्रलय की स्थिति चीन के तीनों प्रांतों में, तीनों बड़े प्रांतों में हुई ये स्थिति है। और उसके भी कारण वही है कि चीन पानी को स्ट्रेटेजिक रूप से प्रयोग कर रहा है। गंडकी, कोसी और ब्रह्मपुत्रा और इन सारे नदियों के द्वारा जो भारत में भी प्रतिवर्ष अलग अलग प्रकार के जो बाढ़ आती है, उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है। जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन बताता है कि नेपाल को तो लगभग कंट्रोल में करने के बाद चीन ने इन सारे नदियों के ऊपर इस प्रकार के बांध बनाए, इनके उगम स्थल पे, इनके ग्लेशियर्स पे और इनके पीछे से जो सप्लाई लाइन है, कि उनकी ये स्थिति है बनाने की, टेक्नोलॉजी डेवलप वो कर रहे हैं कि वो बाढ़ को कंट्रोल कर सके और जब चाहे तब भारत को वो जलमग्न कर सके, खास करके उत्तरी हिस्से को। और ये विषय बहुत बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा, मतलब एक समय जो न्यूक्लियर वॉर को लेकर के जो चिंताएं होती थी और बाद में साइबर को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हुई, और जहाँ ये होता है कि जब वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। 60 के दशक में न्यूक्लियर वॉर द्वितीय महायुद्ध के बाद बहुत महत्वपूर्ण थी, 50 और 60 के दशक में। तो सारे विश्व में सारे देशों ने न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए तैयारियां शुरू की, और वो तैयारियां आज इतनी हो गई कि अभी अपन ने 3-4 महीने पहले इजराइल में देखा कि इजराइल के ऊपर जब मिसाइल दागे जा रहे थे सीरिया और जॉर्डन से, तो उन्होंने पूरे के पूरे इजराइल को एक कवच बना दिया, जो मतलब
वैज्ञानिक फिल्मों में ही देखा करते थे, वो प्रत्यक्ष देखने को मिला कि कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर गिर नहीं पाया। इस प्रकार का आयरन डोम उन्होंने उसको नाम दिया कि ऐसा रक्षा कवच बना लिया। तो ये रक्षा कवच बन जाएगा तो न्यूक्लियर वेपन खत्म, उसके स्ट्रेटेजिक जो महत्ता है, हमारे पास 50 न्यूक्लियर वेपन है, क्या फर्क पड़ता है, वो नीचे गिरेंगे ही नहीं, आयरन डोम से वो पलट जाएंगे। तो ये रणनीतिक तंत्र ऐसे चलता है। उसके बाद में आया जब अंतरिक्ष में स्पुतनिक पहली बार 1958 में जब पहला अंतरिक्ष यान जो रशिया ने भेजा स्पुतनिक नाम से, तो उसके बाद में वो अंतरिक्ष की एक स्पेस वॉर की लड़ाई बनी कि एक लड़ाई का नई रणनीति वो बनेगी। और उसके बाद में अभी Y2K के बाद सन 2000 के बाद मिलेनियम के परिवर्तन के बाद में साइबर WWW ये जो अंतर्जाल आया, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में साइबर तंत्र ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि सारे नियंत्रण उसके पास में है। तो एक बहुत बड़ा विषय वो हुआ कि ठीक है आपके पास बहुत मिसाइल होंगे, आपके पास बहुत एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन सिग्नल्स के आपको हैक कर दिया हमने, आपके सिग्नल कंट्रोल को, एयर ट्रैफिक सिग्नल को यदि हमने हैक कर दिया, और मतलब उस विषय पर जो जानकार है वो बताते हैं कि उसमें सर्वाधिक यदि हैकर्स में कोई प्रवीण होगा तो वो पाकिस्तानी है। सारे विश्व में सबसे माने हुए हैकर्स पाकिस्तान के हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा आप करते रहो, जितना विकास करना है विकास कर लो, मैं यहाँ बैठे बैठे न्यूयॉर्क का ट्रैफिक रोक दूंगा यदि मैं उसके आपके अंदर घुस सका तो पिछले लगभग 12 साल सारा विश्व, और विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी और उसमें से भी बहुत बड़ा पैसा था ना, सारे विश्व के लगभग सभी देशों में, भारत सहित सभी देशों में सिग्नल कोर्स का काम बहुत वर्षों से चल रहा है। लेकिन 1971 से सिग्नल कोर्स इंटरनेट के बारे में बात करता था, जिस समय इंटरनेट ये पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं था, केवल पेंटागन का था और इंट्रानेट के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन तब से भारत में भी इसको लेकर के काम चल रहा था। तो वो एक अगला क्षेत्र था जिस क्षेत्र में और युद्ध होने की बात थी कि आप साइबर कंट्रोल कर लोगे, साइबर स्पेस ये शब्द प्रयोग होने लगा कि आप वो स्थान यदि आपके नियंत्रण में आ जाएगा तो आप विश्व को नियंत्रित कर सकते हो। और उसमें भारत का एक बहुत बड़ा लाभ जो हुआ, उस समय हमको बड़ा दुख लगता था, मैंने भी बहुत भाषणों में इस शब्द का प्रयोग किया था कि प्रतिभा पलायन हो रहा है। 90 के दशक में हम लोग सोचते थे कि हमारी सारी की सारी सर्वोच्च प्रतिभा विदेशों में जा रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, और जिसको आजकल सिलिकॉन वैली कहते हैं, उस कैलिफोर्निया में लाखों नहीं, अभी तो मतलब लगभग करोड़ पे भी पहुंच जाएंगे इतने लोग वहां पर जाकर के, और उन्होंने पूरा का पूरा विश्व का जो ये साइबर स्पेस था, उस साइबर स्पेस में यदि कोई बुद्धि का जिसका बल होगा ऐसा कोई व्यक्ति थे तो वो या तो भारतीय थे या चीनी थे या कोरियन थे या जापानी थे, कुल मिला के एशियन थे। और वो एक बहुत बड़ा रण क्षेत्र रहा। अब जो रणनीति की बात हो रही है, वो रणनीति की बात हो रही है कि ये सारा तो ठीक है, इस सारे को तो आप कर लोगे, अब उसमें भी फायरवॉल्स क्रिएट हुए, उसमें भी मतलब जो मैंने बताया उन सब में सुरक्षा होती गई, इसलिए वो अंतरिक्ष वाला भी स्पेस वॉर वाला विषय खत्म हो गया, तो कोऑपरेशन हो गया, एक साथ मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर हो गया, और पता चला कि ये तो अब दोनों के पास में वो ताकत है, वो तो नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक उसकी जो एक रणनीतिक जो महत्व होता है वो समाप्त हो जाता है जैसे उसकी सुरक्षा हो जाती है। वो कोई भी शस्त्र तभी तक कारगर है जब तक सामने वाले को उसकी काट पता ना हो। सामने वाले को यदि उसकी काट पता हो तो उस चक्रव्यूह का भेदने का तंत्र अर्जुन को और कृष्ण को पता था, इसलिए अर्जुन और कृष्ण को चक्रव्यूह से रणभूमि से दूर नहीं ले जाते कुरुक्षेत्र में, तो चक्रव्यूह कोई कारगर नहीं होता। इसलिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना से पहले ही ये बात कही कि अर्जुन और कृष्ण को रणभूमि से दूर कैसे ले जाओगे, क्योंकि शत्रु सेना में वो चक्रव्यूह की काट जानते, यदि चक्रव्यूह की काट जानते तो फिर चक्रव्यूह रचना करने का कोई लाभ ही नहीं। वही स्थिति आज भी चलती है, वही लॉजिक, वही तर्क रणनीतिक क्षेत्र में आज भी चलता है। इसलिए विश्व में मानवता की रक्षा का तो विषय है ही पेयजल एक बहुत बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा एक रणनीतिक विषय आज के समय में यदि कोई है तो वह जल है। और इसलिए जल स्रोतों पर जिसका नियंत्रण होगा वह विश्व में सुरक्षित भी होगा और विश्व में उसका दबदबा भी होगा। तो इसलिए चाहे विश्वगुरु बनने की बात कहो या चाहे APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर नंबर 1 की बात कहते हैं वो बात कहो, या वैश्विक सारे बलाबल में अपनी स्थिति अच्छी बनाने की रणनीतिक बात कहो, स्ट्रैटेजिस्ट जिस बात को कहते हैं,
कि भारत को आज विश्व में अपना स्थान बनाने की आवश्यकता है, ताकि यूएन की सुरक्षा परिषद में भी हमारा परमानेंट मेंबरशिप मिले वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो चलती है, उन सारी बातों में आने वाले समय में, आने वाले 25-30 वर्षों में जो विषय सबसे महत्वपूर्ण होने वाले, वो 2 विषय हैं। एक है जल सुरक्षा और दूसरी है एनर्जी सिक्योरिटी, और मतलब ऊर्जा के स्रोत। आज हम कोयले के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और आज जब हमारी लगभग 3 खरब डॉलर की इकोनॉमी है, 2.8 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, उस समय हम कोयले के ऊपर बिजली को ज़्यादा 60% लगभग बिजली हमारी कोयले से उत्पादित होती है। अभी बहुत बड़े प्रमाण में हम सौर ऊर्जा और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले 10, 12, 15 वर्षों में बहुत प्रयास किया, पिछले 6-7 वर्षों में तो बहुत ही ज़्यादा इस विषय को लेकर के काम किया गया। बायोफ्यूल की भी बात हुई, सोलर एनर्जी की बात हुई, ऐसे बहुत सारी बातें उसमें हो रही है। वो भी विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और आज जब 3 खरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, उस समय ये स्थिति है, तो जब जो लक्ष्य प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, तो उस समय हमारी एनर्जी नीड्स क्या होगी, उस समय हमारी ऊर्जा की स्थिति क्या होगी। आज अमेरिका की 23 खरब डॉलर की इकोनॉमी है, वो अमेरिका विश्व की 36% बिजली प्रयोग करता है। 4% आबादी अमेरिका में रहती है विश्व की, तो 4% आबादी 36% बिजली खर्च करती है। और जो ऑयल, फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, पेट्रोल और डीजल आदि, उसके जो ज़मीन से निकलने वाला है, जिसके कारण आज विश्व में यदि आतंकवाद पिछले 50 वर्षों में हमको दिखाई दे रहा है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी हो गई। और वो उस कारण से सऊदी अरेबिया के पास इतना पैसा आ गया कि उस पैसे को पेट्रो डॉलर को लेकर के उन्होंने सारे विश्व में आतंकवाद फैलाया। इसलिए वो एक बहुत बड़ा विषय है एनर्जी सिक्योरिटी का लेकर के। 46% विश्व का जो फॉसिल फ्यूल है वो अमेरिका प्रयोग करता है, 4%। तो ये 23 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा पेट्रोल उस गाड़ी में डालना पड़ता है अमेरिका की, आप सोचिए। तो वैसे ही जब आप 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की भारत की बात कर रहे हैं, और सबके विकास की बात कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, तो उसके जब व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं, और जब उसके डिलीवरेबल्स या उसके जो महत्वपूर्ण ऐसे भौतिक बातों पर हम आते हैं, तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय दिखाई देता है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि विषय नदी को है, मैं पर्यावरण की बात करनी चाहिए, मैं कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात लेकर के बैठा। किंतु ये ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा से संबंधित ये विषय है। इसलिए मैंने ये पूरी भूमिका इसलिए बनाई कि आने वाले 25-30 वर्षों में, 50 वर्षों में विश्व इन 2 बातों पर काम करेगा। एक एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करेगा, और उसके लिए भी जल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। जैसे किसी भी विषय में आप जाएंगे तो थर्मल पावर में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। कोयले से डायरेक्ट बिजली नहीं उत्पन्न होती, कोयले के लिए भी पानी का प्रयोग होता है। आप चाहे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जाइए, वहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, आप ये सोचिए कि सारे विश्व में सोलर पैनल्स जो आ रहे हैं, वो सोलर पैनल जो बन करके आते हैं वो ज़्यादातर चीन से आते हैं या यूरोप से आते हैं। अभी कोरिया भी बहुत आगे आ गया, थाईलैंड, मलेशिया भी आ गया। भारत में सोलर पैनल बनाने का प्रयत्न किया था, हरियाणा ने उसमें सबसे पहला और प्लांट डालने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी समस्या क्या है सोलर पावर बनाने में? या अपने चंडीगढ़ में ही CSL लैब है, उसकी जो चिप बनाने के, चिप मैन्युफैक्चरिंग पूरे भारत में होने के संभावना वाली लैब केवल इसमें है। तो माइक्रोचिप जो कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, हर चीज़ में लगने वाली माइक्रोचिप भारत में क्यों नहीं बनाते? ये हम हमेशा स्वदेशी की बात करते समय ये प्रश्न पूछते थे कि जब चीन कर सकता है, ताइवान कर सकता है, थाईलैंड कर सकता है। ताइवान तो हरियाणा जितना ही है, उसका भूभाग केरल जितनी आबादी और हरियाणा जितना भूभाग वाला देश, और वो इतना बड़े प्रमाण में माइक्रोचिप प्रोड्यूस करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रश्न हम पूछते थे। बाद में जब मैंने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के अंदर इन सारे वैज्ञानिकों से, CSL के डायरेक्टर से भी पिछली बार मिले थे, उनसे भी बात हुई। और फिर जब IIT मद्रास और IIT बॉम्बे दोनों में अपनी भारतीय दृष्टि से माइक्रोचिप डिजाइनिंग हो गई, तो फिर प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्यों नहीं जा रहे, इस पर जब बात की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाहे सोलर पैनल बनाने में हो, चाहे माइक्रोचिप बनाने हो। अब आप देखिए, Y2K से मैंने शुरू किया था, साइबर सिक्योरिटी की बात की मैंने, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, और एनर्जी का एक बहुत बड़ा मतलब उसका पर्याय के रूप में हम सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमने 40,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है भारत ने, और उसके तरफ हम जा रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था गुरुग्राम में स्थापित की है,
वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत महत्व की। आज 24 देश उसके मेंबर बन गए, भारत जिसका और प्रधान है, और पूरे अफ्रीका को हमने साथ में जोड़ दिया। और सोलर अलायंस के नाम से सारे विश्व में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत में अपने स्थान बनाने की बात हम कर रहे हैं। उस सोलर एनर्जी के लिए जो आज आवश्यक सोलर पैनल है, उनके प्रोडक्शन में हो या माइक्रोचिप के प्रोडक्शन में हो, सबसे बड़ी जो अड़चन है, वो सबसे बड़ी अड़चन है शुद्ध पानी लगता है उसमें, और बहुत बड़े प्रमाण में शुद्ध जल लगता है उनके प्रोडक्शन में। जिस भी प्रोडक्शन में सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई लोग बैठे होंगे तो वो इस बात को जानते हैं, उसमें फ्रेश वाटर लगता है। और वो फ्रेश वाटर बाद में केवल ड्रिंकेबल ही नहीं, इरिगेशन के भी काम का नहीं रहता। उसका इतना प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि उसको मतलब उसको आपको यही करना, केमिकली प्रोसेस ही करना पड़ता है। इट कैन नॉट भी, मतलब वो नदियों में भी नहीं छोड़ सकते आप, वापस खेतों में भी नहीं छोड़ सकते। आज चीन का बहुत बड़ा भूभाग इसके कारण खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने एलईडी और माइक्रोचिप सारे विश्व में डंप करने के लिए बहुत बड़े प्रमाण पे प्रोड्यूस किया। ताइवान समझदार देश था, वैसे जगह भी उसके पास कम थी, छोटा देश था। उन्होंने 400 बिलियन डॉलर्स लगा करके चीन में ज़मीन खरीदी, और जितनी ताइवान की कंपनी है वो प्रोडक्शन सारा चीन में करती है, तो कचरा सारा चीन में डालते हैं। चीन ने भी अभी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में और वहाँ पर ज़मीनें खरीद करके वहाँ प्रोडक्शन ट्रांसफर कर। उसका मेन कारण पानी, मतलब आप सोचिए, साइबर वॉर की भी बात करें आप, स्पेस वॉर की भी बात करें या एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात करें, सब में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर जल है। और बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है वो सर्वाधिक दुर्लक्षित है भारत में। पिछले स्वतंत्रता के बाद में तो हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। जिस गति से ध्यान देना चाहिए था उस गति से ध्यान नहीं दिया। इसलिए 2014 में जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, तब पहली बार वो जिसको कहते हैं दृष्टिकोण बदला, सरकार का, प्रशासन का दृष्टिकोण जल की तरफ देखने का पहली बार बदला। नहीं तो उससे पहले हम केवल जल को, और डिपार्टमेंट क्या होता था अपने राज्य सरकारों में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो हम जल को केवल कृषि के लिए आवश्यक सिंचन, सिंचाई विभाग, केवल भू सिंचन के लिए जल काम का है। इसलिए जल का काम कौन देखेगा, तो जल का काम वो देखेंगे। बाद में जब थर्मल पावर स्टेशन आए तब पता चला इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम का है, तो करते करते आज पता चला परिवहन के लिए भी काम का हो सकता है। जब वो प्रयाग से लेकर वाराणसी तक का गंगा का उपयोग किया क्रूज के लिए, और उसके लिए मनुष्य परिवहन के लिए भी काम में आ सकता है। ये सारी बातें सदियों से पता है, सहस्त्राब्दियों से हमको पता है। मतलब अगस्त्य ऋषि का आख्यान हम अगस्त्य संहिता में देखते हैं तो वो नेविगेशन जो शब्द अंग्रेजी में आया है वो नावगति शब्द, संस्कृत के नावगति शब्द से आया है। तो विश्व में पहली बार जल के ऊपर संतरण करने का काम इस देश में हुआ, वो अगस्त्य ने किया, नावगति। और वो नावगति अंग्रेजी में जाकर के नेविगेशन हुआ। उसके बाद हम बीच में भूल गए, और सारा ये जो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में रेल लॉबी बहुत पावरफुल थी, इसलिए वाटर जो चलती भी थी, जो पुरानी छोटी छोटी बोटें भरूच से लेकर गोवा तक चलती थी, ऐसी जो वो सारी बंद की गई वाटरवेज, और नदियों में भी चलती थी, अंग्रेज़ों के कालखंड में बंद। तो गंभीर स्थिति ऐसी है कि नदियों का हमारे पास में जानकारी है नहीं, किसी के पास में। हम 3-4 वर्षों से इस बात पर काम कर रहे थे। आप इस बात को समझिए, जल बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, सारे विश्व के लिए। उस पर वो कई प्रकार से काम कर रहा है। जापान ने बहुत बड़ा काम किया। जापान ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के बहुत सारे काम किए। इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आज आपके सबके घर में आरओ लगा है, वो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पे सबसे ज़्यादा यदि रिसर्च कहीं पर हुआ होगा तो वो जापान में हुआ, आरओ टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत बड़े प्रमाण में उन्होंने उसके ऊपर किया और सफलतापूर्वक किया। अभी लेकिन वो इतना सिंथेटिक मेम्ब्रेन बनने के बाद में उसमें काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन फिर वही ये बात है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन मतलब पेट्रोल बेस। मतलब आप जितना अभी यहाँ पर अपन बैठे हैं, अपन केवल कार इलेक्ट्रिक हो जाएगी या बायोफ्यूल हो जाएगा उससे काम नहीं चलेगा। ये जितने प्लास्टिक की वस्तु है, आपके मोबाइल से लेकर ये प्लास्टिक से बोतल से लेकर, दीज आर ऑल पेट्रोल प्रोडक्ट्स। ये जितना आप इस्तेमाल करोगे, सऊदी अरेबिया अमीर होता जाएगा, कुवैत अमीर होता जाएगा, कतार अमीर होता जाएगा, और सीरिया में और तालिबान को पैसा और शस्त्र मिलते रहेंगे। आप ये एक बोतल इस्तेमाल करते हो, आप AK-47 की एक गोली को स्पॉन्सर करते हो। ये वास्तविकता है। एवरी प्लास्टिक दैट वी यूज, वी आर स्ट्रेंथनिंग दी
टेररिस्ट फोर्सेस। मतलब पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी इज नॉट जस्ट फ्यूल तक सीमित नहीं है, इसके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है हर घर में, ये जो बनी कुर्सी बनी है, ये नैफ्था से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट है, रिफाइनरी से निकला हुआ बाय प्रोडक्ट है। बहनें जो नेल पेंट लगाती है और जो लिपस्टिक लगाती है वो पेट्रोलियम बेस्ड है। आप जितना लिपस्टिक और नेल पेंट लगाती हो, आप सऊदी अरेबिया को पैसा देती हो, ईरान को पैसा देती हो, यमन को पैसा देती हो, ओमान को पैसा देते। मतलब मैं केवल मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। इसलिए जल एक बहुत बड़ा विषय होने वाला है। और दूसरा विषय जो अभी जिसकी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी आज ही प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के और उसके समय घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग टूल उन्होंने सारा पूरे भारत के लिए एनडीआर नाम से वो घोषणा की कि नेशनल डिजिटल और वो पूरा नेटवर्क तैयार करने की बात की। वो सारा जिस पर बेस होने वाला है उसका मुख्य आधार यदि कोई होगा तो जिसको आज की आधुनिक भाषा में जिसको कहते हैं डेटा यानी जानकारी। मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन और नॉलेज में भेद करते हैं। भारतीय शिक्षण मंडल में बहुत बड़ा विषय ये होता है कि सूचना आधारित शिक्षा होनी चाहिए कि ज्ञान आधारित शिक्षा होनी चाहिए। सूचना केवल ज्ञान नहीं होती, इसलिए सूचनाओं को रटने से काम नहीं चलता, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज जब विश्व में आप किसी भी वैश्विक रिसर्च पेपर में आप यदि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी ये शब्द प्रयोग सुनते हैं तो दैट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट वी कंसिडर एज नॉलेज। जो बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल, जो पंचनद जिसको नॉलेज समझता है, आज विश्व की नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की परिभाषा में वो नहीं है। आज विश्व में नॉलेज का अर्थ है इंफॉर्मेशन। आज वैश्विक स्तर पर इंफॉर्मेशन को सबसे बड़ी निधि माना जाता है। इसलिए अभी पेगासस चल रहा है। पेगासस की बात क्यों चल रही है? क्योंकि पेगासस इंफॉर्मेशन आपकी लेता है। पेगासस की जरूरत ही नहीं है। आपके स्मार्टफोन आपके पास में है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन चाइना में भी जा रही है, टेक्सास में भी जा रही है। अमेरिका ने अलास्का में 32 मतलब मंजिला जमीन के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड बेसमेंट 32 मंजिला, ऐसा एक वर्ल्ड का बेस्ट डाटा सेंटर बनाया है। तो आपके गूगल मैप में आप जाकर के आप देखेंगे तो आप पिछले 5 साल में कहाँ गए, कहाँ पर कितने देर तक रुके, सारी जानकारी मिल जाएगी। और वो केवल आपके पास नहीं, वो CIA के पास भी है और मोसाद के पास भी है। सारे मतलब मेरे पहली बार वो सारा विषय मेरे को समझ में आया। मैंने कहा इतनी जानकारी का करेंगे क्या? और तब मैं बहुत निश्चिंत था और मैं कहता भी था, दोवाल जी के साथ मेरी बहुत बात होती थी तो मैं उनको हमेशा कहता था कि इतनी जानकारी वो इकट्ठा करेगा, पागल हो जाएगा। इतनी जानकारी को एनालाइज करने के लिए दिमाग कहाँ से लाएगा? कितने कौटिल्य लगाने पड़ेंगे तब इतनी जानकारी और एनालाइज हो जाएगी। और उसका उपाय निकाल लिया टेक्नोलॉजी ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टूल्स पिछले 10 वर्षों में विकसित हुए, अब वो सारा डाटा जो अमेरिका में जा रहा है आपके गूगल के माध्यम से, आपके फेसबुक के माध्यम से, आपके इंस्टाग्राम के माध्यम से, आपके छोटे छोटे ऐप जो आप इस्तेमाल करते हो, अमेज़ॉन पे आप ऑर्डर करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप अमेरिका को बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। और अब उनको उसके लिए मनुष्य लगाने की ज़रूरत नहीं, कौटिल्य को बैठा करके कंप्यूटर पे एनालाइज करने की, डाटा और एल्गोरिदम लिखने की उनको अब ज़रूरत नहीं रही। नाउ मशीन कैन इटसेल्फ लर्न, और उसी में से ऑटोमेटिकली मशीन लर्न करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करेगी, उस पैटर्न को ढूंढेगी, उस पैटर्न को ढूंढ करके आपकी सारी आदतों को ढूंढेगी। इसलिए आपके गूगल के ऊपर वही ऐड मिलेंगे जो आपको चाहिए। वो मेरे ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है प्रचारकों को इसका काम नहीं है तो मेरे पास नहीं आएंगे वो ऐड। क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी मैंने जैसे वाटर रिसोर्स और ये सारी बातें बोली है, तो अगले 2-4 दिन में मेरे को उसी के बारे में ईमेल आएंगे। सो इट इज ऑल्सो लिसनिंग। पेगासस की जरूरत नहीं वो जो पेगासस पे आज इतना विवाद हो रहा है, यू डोंट नीड टैपिंग, फोन टैपिंग की जरूरत नहीं है। यू आर इन सच ए वर्चुअल वर्ल्ड। तो डेटा ये आने वाले समय में बहुत बड़ी एक ताकत बनने वाला है। जिसके पास जितना अधिक डेटा होगा वो उतना पावरफुल समझा जाएगा। और इसलिए चीन ने ये बात 20 साल पहले समझी थी। इसलिए चीन में गूगल नहीं चलता, चीन में फेसबुक नहीं चलता, चीन में व्हाट्सएप भी नहीं चलता। चीन ने अपने खुद के बाइडू वगैरह अपने खुद के सर्च इंजन और सब डेवलप किए। उसने अपनी भाषा में शिक्षा दी। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा विषय है, अपनी भाषा में शिक्षा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
आप चीन के कंप्यूटर हैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैंडेरिन में हैक भी कर लेगा तो समझेगा कौन उस चित्रलिपि को। तो इसलिए चीन ने अपनी एक 20 साल, वो अनेक उसके बाकी पक्ष भी है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो चाहे जितना निर्णय ले सके, कितने लोगों का शोषण हुआ। मतलब चीन कोई आइडियल नहीं, मैं चीन को कोई बहुत महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदे काम किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने 15 साल पहले इस बात को समझा था। आज हमारे पास में हमारे खुद के सर्वर्स नहीं थे, हमारे पास में ऐसे डाटा सेंटर्स नहीं थे। जब 2005, 6, 7 में हमने ये बात करना शुरू की तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। जब रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना 2016 में भारतीय शिक्षण मंडल के अंतर्गत हुई नागपुर में, और तय हुआ कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर खड़ा करेंगे, और तब अभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, और उस समय भारतीय शिक्षण मंडल ने और 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके खुद का डाटा सेंटर नागपुर में खड़ा किया। मेरे को लोग पागल कह रहे थे, जेब में अठन्नी नहीं है और तुम 1 करोड़ रुपए डाटा सेंटर में डाल रहे हो। अक्षर बिल्कुल, एक्चुअली मेरे को देवेंद्र फडणवीस उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो क्या पागल है तू, यही शब्द थे उनके। मेरे कॉलेज के मित्र है, इसलिए उसी भाषा में बात होती है, तो ये सी बात है, पागल है तू, यही भाषा, ये उनके शब्द थे। मैं अभी ओरेकल के से बात करा देता हूँ तेरे को, चाहे जितना क्लाउड अवेलेबल करा देता हूँ, खुद का डाटा सेंटर। मैंने कहा 10 साल बाद मेरे से बात करना, आज नहीं समझ में आएगी। हार्डवेयर अपने पास होना, डाटा अपने पास में होना, अपना डाटा अपने पास सुरक्षित होना, कुछ लोगों को समझ में आई। आज रेलवेज में रेलटेल नाम की रेलवे की एक कंपनी है, जो आज भारत का BSNL के बाद में सबसे बड़ा यदि इंफॉर्मेशन नेटवर्क किसी के पास होगा तो वो रेलटेल के पास है। और ऐसे ही कोई एक समझदार व्यक्ति वहाँ पर CMD बना प्रारंभ में, तो उसने एक भी चाइनीज और उसके अंदर कंपोनेंट नहीं आने दिया पूरे रेलटेल में। पूरे रेलटेल में हुआवे नहीं मिलेगा आपको, पूरे रेलटेल में आपको चाइना का कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, नेटवर्क में नहीं मिलेगा, वायर नहीं मिलेगी, केबल नहीं मिलेगा, उसका कोई राउटर नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति का विजन क्लियर हो तो भी काम हो सकता है। तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे पास, आप विकिपीडिया पे जाकर के सर्च करोगे रिवर्स इन इंडिया, गूगल पे डालोगे तो आपको कुछ 10,934 या 10,993 ऐसी कुछ संख्या मिलेगी, 11,000 के लगभग भारत में प्रमुख नदियां है करके। और मैंने जब जल शक्ति मंत्रालय को कहा कि इसकी जरा सूची दे दीजिए स्टेट वाइज, किसी के पास सूची नहीं है। भारत में किसी भी के पास भी भारत की नदियों की सूची नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने पूछा, कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पूछते। उन्होंने वो रेवेन्यू वाला जो SDM था उसको बुला करके पूछा, उसने कहा नहीं। मैंने कहा नागपुर जिले की नदियों का बता दो मेरे को, उसको पता नहीं है। उसने कहा इरिगेशन वालों को पता होगा। इरिगेशन के चीफ इंजीनियर को बुलाया कलेक्टर ने। मैंने कहा आज मैं उठूंगा ही नहीं यहाँ पे लिस्ट लिए बिना। तो कलेक्टर साहब ने 4 लोगों को पूछताछ की और अपने 3 घंटे बाद मेरे को 4 चाय पिलाने के बाद में बताया उन्होंने कि मुकुल जी क्षमा करें पर हमारे पास लिस्ट नहीं है। हमने भारतीय शिक्षण मंडल में हमने बहुत सिंपल सा एक नियम बना लिया है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। तो चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है? जब समस्या पर विचार करते हैं तो चिंता है, जब समाधान पर विचार करते हैं तो चिंतन है। तो फिर हमने रिसर्च और रिसर्जेंस फाउंडेशन में सोचा कि ये सरकार के पीछे क्यों पड़े, सरकार को कहेंगे तो सरकार करेगी, सरकार सुनती है तो करती भी है। फिर करेगी तो क्या करेगी, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना देगी, सेंसस करेंगे, सर्वे करेंगे रिवर्स का, और 400 करोड़ का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद में भी जो रिजल्ट आना है कितना आएगा पता नहीं। हमने कहा हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारे विद्यार्थी। तो हमने आज का जो कॉमन विषय है, शब्द है, वो शब्द लिया कि क्राउड सोर्सिंग ऑफ डेटा करेंगे। जानकारी जन अभियान से जन से जानकारी इकट्ठा करेंगे। मतलब ये राम जी की वानर सेना वाला काम है। राम जी की वानर सेना को काम में लगाओ तो रावण के 10 सिर भी मुंडे जा सकते हैं। तो अमेरिका की ताकत कितनी बड़ी है, चीन की ताकत कितनी बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी वानर सेना उन सब पे भारी पड़ सकती है और चाहे जो सेतु बंधन कर सकती है। इस विश्वास को लेकर के ये नदियों को जानो अभियान का प्रारंभ किया। उसमें से एक कंपोनेंट ये प्रतियोगिता है। नदियों को जानो ये एक बहुत बड़ा एक जिसको कहना चाहिए समाज, देश और शैक्षिक, मतलब देश मतलब सरकार, समाज, सरकार और शैक्षिक संस्थान, इन इस ट्रायंगल के नेटवर्किंग करने का ये सेतु बंधन है। ये वो धनुषकोटि वाला सेतु है, राम सेतु है, जो बनाने की आवश्यकता है। और ये यदि नदियों के लिए सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसके आगे बाकी की वाटर बॉडीज़ है, तालाब है, उसके बाद में कितने खरे हमारे तालाब। अनिल अग्रवाल जी ने इतना काम किया, राजेंद्र सिंह जी ने काम किया, हम उन सबको जोड़ रहे हैं। अभी
सदगुरु ने बहुत बड़ी नदियों को लेकर के यात्रा निकाली थी, श्री रविशंकर जी ने उसको लेकर के प्रोजेक्ट शुरू किया, सबको जोड़ दिया। मैप्स ऑफ इंडिया देहरादून में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मैप्स के ऊपर, हमने उनको जोड़ दिया। और आज सुबह ही एक अच्छी खबर, ये हमने अभी परसों 25 तारीख को इसकी घोषणा की, और आज सुबह में दिल्ली में AICT के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी को मिला, तो उनको मैंने कहा कि आप भी जुड़ जाइए। तो AICT की तरफ से सर्कुलर जाएगा तो और संस्थाएं इसमें जुड़ेगी, UGC को भी कहा, NBA को कहा। तो जब उनसे वो बात चल रही थी तो उन्होंने कहा हम तो जुड़ जाएंगे, AICT तो आपके साथ है ही, RFRL के साथ आप कहोगे वो कार्यक्रम तो हम साथ में करेंगे, हम सबको भेज देते और सबको जोड़ते हैं नदियों को जानों में अभियान में। लेकिन उन्होंने उसके आगे जाकर के एक बात बताई कि AICT, IIT मुंबई और इसरो ने मिलकर के पिछले साल एक मैपाथॉन लिया था, जिसमें विद्यार्थियों को कहा था कि ये जो जैसे गूगल मैप आप सब इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जा कर के, लेकिन फिर भी आप उसको खोलोगे गूगल क्रोम पे ही तो गूगल को तो पता ही चलेगा। तो भुवन नाम का इसरो ने मैप बनाया है, वो गूगल मैप से ज़्यादा एक्यूरेट है। केवल उसका जो, फिर वही बात, डाटा सेंटर उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए उस मैप को आने में ज़्यादा समय लगता है। गूगल के पास में आज जितने रिसोर्सेस है, जितने मल्टीपल सेंटर्स वो इस्तेमाल करता है, भारत के, चीन के, आज आप यहाँ पर गूगल मैप खोलते हो तो बांग्लादेश के डाटा सेंटर में उसका डाटा जाता है, मतलब केवल अमेरिका ही नहीं जाता है, पहले बांग्लादेश में भी जाता है। तो वो सारा जो उन्होंने नेटवर्क किया है, इसलिए गूगल मैप बहुत फास्ट खुलता है। भुवन मैप खुलने में समय लगता है, लेकिन वो भुवन मैप उसका जो फ्रेमवर्क है, GI फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर वो तैयार किया हुआ है, वो गूगल से ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा जानकार लोग बताते हैं, रिमोट सेंसिंग में काम करने वाले। क्योंकि पता बताने के लिए भुवन नहीं बना था, भुवन बना था उसके ज़्यादा गहरे, उनको ज़मीन के अंदर कितने मिनरल्स है, ज़मीन के अंदर कितना पानी है, तो केवल ज़मीन के ऊपर दिखने वाली बातें नहीं कि किस प्रकार की खेती कहाँ पर हो रही है, उसका पैटर्न क्या होता है, ये सारा सैटेलाइट मैपिंग से करना था। उसके लिए, उनके उस अध्ययन के लिए जो आर्यभट्ट रोहिणी से शुरू करके आज ओशन स्टैट के लगभग 1000 सैटेलाइट भारत ने और भेज दिए हैं, और अभी मतलब लगभग 9 महीने पहले जो लॉन्च हुआ था लास्ट ओशन स्टैट की, जो लास्ट 26 ओशन स्टैट की जो भेजी हमने, उसके बाद में पृथ्वी का एक भी इंच ऐसा नहीं है जो आज इसरो की नज़र में नहीं है। पहले बहुत सारे शैडो थे, आज सारी पृथ्वी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगेन उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। और मौसम के ऊपर ध्यान रखना, सुनामी आने से, अब 48 घंटे पहले सुनामी आने से 48 घंटे पहले हमको पता चलेगा। अभी जो 2 बड़े बड़े तूफान आए, जो बंगाल में आया, उड़ीसा में आया, उस समय जनहानि क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे इसरो की टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि हमने सारे के सारे गांव खाली कर दिए जहां पर वो तूफान आने की संभावना थी। तो ये आज जो स्थिति है हमारी, उसके कारण वो भुवन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बन गया है। तो उस भुवन प्लेटफॉर्म पे जनोपयोगी लेयर्स डालने के लिए, क्योंकि इसरो ने वो अपने उपयोग के लिए बनाया था, उसके अलग इम्प्लीकेशंस थे, लेकिन अब उसको यदि गूगल मैप जैसा जनोपयोगी बनाना है तो उसके ऊपर हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, ट्रैफिक कहाँ पर है, वाटर बॉडीज़ कहाँ पर है, इस प्रकार के लेयर्स कहते हैं इसमें। गूगल मैप में भी आपके लेयर्स होते हैं, आप गूगल मैप को चेंज कर सकते हैं, सैटेलाइट दिखेगा या केवल ट्रैफिक दिखेगा या नहीं दिखेगा। आप गूगल मैप में जाओगे तो आपको कम से कम 6-8 लेयर तो आपको कंट्रोल करने देता है, और 26 लेयर जो है जो आपको कंट्रोल में नहीं होते, जो उसके पास ही उसका कंट्रोल होता है। ऐसे लेयर्स के लिए मैपाथॉन लिया AICT ने, भुवन के लेयर्स के लिए। वो जिन्होंने IIT मुंबई में लिया था, आज उन्होंने हमको इससे जोड़ दिया, तो नदी को जानो में अब इसरो का पार्टिसिपेशन भी हो गया है। बहुत सरल सा, सिंपल सा प्रक्रिया, सरल सी बनाई है। इतना बड़ा जो मैंने आपके सामने विषय बताया, उसके ऊपर उपाय, मैंने कहा ना, चिंता करने से तो ऐसा लगता है अरे क्या कर पाएंगे, चाइना इतना आगे चला गया, अमेरिका में ये हो रहा है, तो भय सा आ जाएगा चिंता करने से। लेकिन चिंतन करते तो कई बार इतना सरल समाधान निकल सकता है। तो हमने जब कहा कि, मैंने कहा 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार को करना पड़ता, वो हम बिना 1 पैसा खर्च किए कर देंगे। एक ऐप बनाया, नदी को जानो इस नाम से, उसका वेब पोर्टल भी बनाया, और पिछले साल ही हम लॉन्च करने वाले थे, कोविड के कारण रह गया। जब पिछले साल हम लॉन्च करने वाले थे तो ये एक टीम प्रोजेक्ट हमने के रूप में इसको देखा था कि कम से कम 4 विद्यार्थियों की एक टीम होगी, एक टीचर उसके ऊपर मेंटर होगा, और ऐसे 5 लोगों की टीम एक विद्यालय या महाविद्यालय से में चाहे जितनी टीम आ सकती है, ऐसा हमने उसको स्ट्रक्चर किया था। आज कोविड के कारण, फेस टू फेस एजुकेशन बंद होने के कारण, प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं है, तो सब लोग आ ही नहीं रहे क्लासरूम में, सब अपने अपने घर में बैठे। हमने कहा ये तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नदी तो घर के पास ही होती है,
हॉस्टल में थोड़ी नदी मिलेगी, नदी तो गांव में ही मिलेगी जिस गांव से वो हॉस्टल में आता है। तो हमने कहा इसको अभी लॉन्च कर देते, तो 1 साल लेट के ना हुआ, हमने इसको लॉन्च कर दिया, ऐप को थोड़ा चेंज कर दिया, वो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करने लगा। अब कोई भी विद्यार्थी नहीं, इट्स ओपन, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी एनजीओ ने भी चाहा तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका एक शुल्क रखा है, जानबूझ करके रखा है, नहीं तो निःशुल्क होने से बहुत सारे निरर्थक लोग भी ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए केवल 25 रुपया मात्र, लेकिन उसका एक शुल्क रखा है कि 25 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आप नदी की जानकारी 7, 8, 10 बेसिक प्रश्न नदी के, कि आपके ज़िले में कहाँ एंटर करती है, ज़िले से कहाँ बाहर निकलती है, यदि उगम आपको पता हो तो उगम, और बाद में किस में जाकर के मिलते हैं, दूसरी नदी में जाके मिलती है, सागर में मिलती है, तो वो उसके बाद में 12 है या 2-3 महीने ही पानी रहता है। पोल्यूशन की क्या स्थिति है, आज कई सारी नदियाँ ऐसी है जो नाला बन गई है। नागपुर में, नागपुर का नाम जिस नदी से, उस नदी का नाम नाग नदी है, लेकिन आज आप नागर के नाग नदी नागपुर में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, नाग नाला मिलेगा। इतना गंदा वो नाला है कि मतलब देखना भी नहीं, पीना तो छोड़िए, देखने की भी आपको इच्छा नहीं होगी उस पानी को। ये स्थिति हमने बना दी है। ऐसे कई नदियाँ सारे देश में, और उन सारे नदियों की भी क्या स्थिति है, पोल्यूशन की क्या स्थिति है, पिछले 3-4 वर्षों में कौन से मेजर फ्लड आए थे, ऐसी बेसिक जानकारी उन विद्यार्थियों को उस ऐप में भरनी है। 3 GPS फोटो देने हैं 3 अलग अलग स्थानों पर, नदी के 3 स्टेज में। वो जाए, खुद अनुभव करे, इसलिए उसका शिक्षा से भी संबंध है। क्यों विद्यार्थियों को जोड़ना? विद्यार्थियों को अनुभूतिजन्य शिक्षा, खुद फील्ड वर्क करके एजुकेशन, ये वाला विषय भी उसमें लागू होता है। इसलिए वो जाएगा, वहाँ जाकर के वहाँ 3 जगह पर फोटो लेगा। आजकल तो बहुत आपके सारे मोबाइल स्मार्ट फोटो जब फोटो लेते हैं तो वहीं लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और रेखांश उसमें नोट ही हो जाते हैं, उसका GPS कोऑर्डिनेट। तो जियो टैगिंग GPS के साथ में वो आप वो फोटो भेजेंगे, उस ऐप पे अपलोड करेंगे, तो फिर भुवन पे उसका, अभी पहले हम गूगल मैप का विचार कर रहे थे, आज सुबह के बाद में वो भुवन पे चले जाएंगे। तो भुवन मैप पे उसका सैटेलाइट से कंफर्मेशन होगा आपने भेजा हुआ डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है। सो केवल वो मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द स्टूडेंट एंड रिमोट सेंसिंग वेरिफिकेशन बाय द इसरो, ऐसा मैपिंग करके वो पूरा डेटा अपने पास में आने की संभावना है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसमें भाग ले, स्कूल के विद्यार्थी भाग ले, कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले, स्कूल कॉलेज से बाहर निकले हुए लोग किसी CSO कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या NGO के माध्यम से, किसी स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से भी ले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंडिविजुअल भी ले सकता है, बिना किसी संगठन के भी ले सकता है, किंतु हमने इस प्रतियोगिता का पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार, ये संस्था को देने का तय किया। जो संस्था 250 से अधिक रजिस्टर करेगी वो संस्था इस पुरस्कार के लिए क्वालिफाई होगी। मिनिमम 250, जिस कॉलेज से, जिस महाविद्यालय से 250 विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे, रजिस्टर करेंगे, वो इसलिए कॉलेज उनको प्रमोट करे। और उसके बाद में 250 से आगे कितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद में सर्वाधिक एक्यूरेट डाटा, सर्वाधिक डाटा नहीं, केवल कचरा बहुत सारा, क्योंकि डाटा सोर्सिंग जब करते हैं, क्राउड सोर्सिंग, उसमें कचरा बहुत आता है। तो उसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जो मैन्युअली भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भी वो डाटा को साफ करेगी, और जो काम का डाटा है वो लेगी। और उसके बाद में जिस संस्था ने सर्वाधिक एक्यूरेट डाटा दिया होगा, सर्वाधिक सटीक सूचनाएं जिस संस्था के द्वारा प्राप्त होगी, अधिकाधिक नदियों के बारे में प्राप्त होगी, उसको सारे देश भर में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का देंगे उस संस्था को। वो कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, या कोई NGO भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये राजेंद्र सिंह जी का नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे लगभग 76 नदी पर काम करने वाले नेटवर्क्स को हमने साथ में जोड़ा है, और बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर रिवर नेटवर्क नाम से उसके ऊपर काम हो रहा है। 76 लाख वॉलेंटियर्स को नदी के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 9 महीने से चल रहे हैं ऑनलाइन। उनको नदी के साथ उनको जोड़ना, क्योंकि नदी के रक्षा के काम आप मैकेनिकली नहीं कर सकते, केवल सरकारी तंत्र से नहीं कर सकते, जब तक आसपास के गांव उससे नहीं जुड़ेंगे भावनात्मक रूप से। हमारी संस्कृति फली फूली, क्योंकि हमने नदियों को अपनी माँ माना था, हमने नदियों के साथ अपने संस्कारों को जोड़ दिया था, हम नदियों के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जहाँ से मैंने शुरू किया था उस सरस्वती संस्कृति पर ही इस नदियों को जानो विषय को मैं समाप्त करना चाहूँगा। इसलिए आधुनिक तंत्र का उपयोग करते हुए, उस चिर पुरातन संस्कृति को नित्य नूतन तंत्र का उपयोग करते हुए, अद्यतन तंत्र का उपयोग करते हुए, उस संस्कृति की रक्षा के लिए यह नदियों को जानो प्रयोग है, नदी को जानो ये अभियान है। उस अभियान का एक भाग ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता से जो जानकारी आएगी, उस जानकारी पर आगे बहुत सारा काम होगा। और एक
आने वाले 4-5 वर्षों में हम यदि भारत की सब छोटी मोटी नदियों को भी यदि मैप पर, भुवन मैप पर लेकर के आ सके, सो वी विल बी लीडिंग। मैंने पता किया यूरोप के पास भी नहीं है नदियों का मैप, अमेरिका के पास भी नहीं है, मतलब भारत के पास नहीं है ऐसा नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट वाटर बॉडीज़ का डाटा अमेरिका के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी 10, 12, 15 वर्षों से पहले पानी तो ऐसा लगता था ना, पानी तो क्या चीज़ है, अपन भी पैसा पानी जैसा बहाया वगैरह कहावतें इस्तेमाल करते हैं। आज पानी पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा बहा दो चाहे जैसा, पानी को पैसे जैसा मत बहाओ ये स्थिति हो गई है। ये पानी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी 10-12 वर्ष पहले ही समझ में आया। इसलिए यदि ये प्रयोग जिस प्रकार का स्वप्न RFRF रिसर्च और रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय शिक्षण मंडल देख रहा है, इफ़ वी आर एबल टू डू इट, इस साल के उसकी डेडलाइन ऐसी है कि 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसके बाद में 30 अक्टूबर तक डाटा पूरा एंटर करना है। 12 जनवरी को पुरस्कार देने का हमारा टारगेट है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो पूरे डाटा का एनालिसिस होकर के 12 जनवरी को पुरस्कार वितरण कर सकेंगे। अभी इस साल का ये है, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस ढंग से आज भारतीय शिक्षण, आज RFRF का जो MOU है, लगभग 105 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU है और 250-300 विश्वविद्यालयों के साथ MOU नहीं भी हो तो हमारा सीधा, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा MOU नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हम साथ में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऐसे 250-300 और यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें MOU नहीं है लेकिन हमारे संबंध है। तो ऐसे सारे 250-300 यूनिवर्सिटी में से, हर यूनिवर्सिटी में से यदि 250 बच्चे भी आ गए तो 1.25 लाख तो हो ही जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी के। तो 1.25 लाख यदि भिड़ जाएंगे तो मुझे लगता है 60-70% नदियों का डाटा इस वर्ष हम इकट्ठा कर सकेंगे। आगे 3 वर्ष में पूरा डाटा इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे। फिर वो जो डाटा आएगा उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, परिवहन के प्रोजेक्ट होंगे, पेयजल से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट होंगे, सांस्कृतिक प्रोजेक्ट होंगे, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर फिलॉसफी से लेकर साइकोलॉजी तक सारे प्रकार के प्रोजेक्ट्स उस डेटा में से करने का RFRF का एक बहुत बड़ा बृहद मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में 10 यूनिवर्सिटी मिलकर के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐतिहासिक भी, उसकी ऐतिहासिक संस्कृति धरोहर उसको लेकर के भी, ये सारा विषय लेकर के एक बहुत बड़ी योजना है जिसका एक छोटा सा पक्ष 25 तारीख को हमने मुखर किया है इस ऐप के रूप में। लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी नहीं आएगी तो आगे का प्रोजेक्ट कहाँ से करेंगे। तो इसलिए ये जानकारी एक महत्वपूर्ण बात है और ये करोड़ों रुपए की जानकारी अपन लाख रुपए पुरस्कार का लालच दिखा करके इकट्ठा कर रहे हैं और वो पुरस्कार भी उसी में से निकल जाएगा। लोगों ने कहा पुरस्कार के लिए स्पॉन्सर ढूंढो, मैंने कहा स्पॉन्सर मत ढूंढो, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, इसकी तरफ ध्यान दो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा पुरस्कार की राशि उसी में से निकल जाएगी। व्यक्तिगत पुरस्कार भी देने वाले, हर स्टेट में देने वाले हैं व्यक्तिगत पुरस्कार, सारे राज्यों में व्यक्तिगत पुरस्कार देंगे, इसलिए व्यक्तिगत पुरस्कार भी देंगे। लेकिन प्रमुख हमारा जो पक्ष है वो संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और स्वयंसेवी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रूप में इसमें सेंसिटाइज करना, क्योंकि उससे वो परपिचुअल होता है, उससे वो स्थायित्व आता है। व्यक्ति के जुड़ने से वो व्यक्ति अभी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा फिर चला जाएगा, लेकिन संस्था के साथ में जुड़ेगा तो वो बैच चली भी जाएगी, वो एलिमिनेस हो जाएगी तो भी वहाँ के टीचर आगे उसको परपिचुएट करेंगे। तो वो नदी की रक्षा, आज नदी की जानकारी से हम विषय शुरू कर रहे हैं, आगे चल करके वो संस्था नदी को गोद ले, एक यूनिवर्सिटी एक नदी को गोद ले। ऐसे 1000 यूनिवर्सिटी भारत की यदि 1000 नदियों को गोद ले ले, 5000 कॉलेजेस 5000 नदियों को गोद ले ले, तो आने वाले 10 वर्षों में भारत की पेयजल समस्या ही नहीं, भारत की स्ट्रेटेजिक रणनीति। बांग्लादेश के साथ सबसे पहला समझौता मोदी जी ने आने के बाद किया था, वो तीस्ता समझौता था। तीस्ता नदी को लेकर के, हमारे पानी के बंटवारे को लेकर के बांग्लादेश बना, तब से लड़ाई थी, लड़ाई खत्म हो गई। एक समझौता होते ही बांग्लादेश से हमारी एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त होगी। आने वाले समय में नदियाँ हमारे लिए बहुत बड़ा, और नदी फिर उसके आगे तालाब, उसके आगे कुएँ, ऐसे 6 प्रकार के वाटर बॉडीज़ है जहाँ तक हमको पहुँचना है। नदियों से शुरू किया है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप भी जाकर के उस ऐप पर रजिस्टर हो जाइए और अपने अपने संस्थाओं में इसको अधिक से अधिक प्रचारित कीजिए, अधिक से अधिक संस्थाएं इसमें जुड़े, अधिक से अधिक लोग जुड़े। RFRF और भारतीय शिक्षण मंडल तो इसका समन्वय करने वाला है, ये समाज का प्रोजेक्ट है। ये मत सोचिए कि भारतीय शिक्षण मंडल के प्रोजेक्ट में, आपके तो नाम में ही पंचनद है, तो आपको तो तुरंत इसके साथ जुड़ना चाहिए, पंचनद शोध संस्थान को। तो और ऐसे ही सभी लोगों को ये अपना प्रोजेक्ट मान करके इसको करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि शिक्षण मंडल के प्रोजेक्ट में आप जुड़ रहे हैं, आप ये सोचिए ये आपका प्रोजेक्ट है, ये भारत के और विश्व के भविष्य का प्रोजेक्ट है। ये सोच करके यदि हम सब लोग इसके साथ जुड़ेंगे
तो मुझे लगता है जो भव्य दिव्य स्वप्न हमने देखा है वो स्वप्न अवश्य साकार होगा। एक एक शिक्षक 10-10, 20-20 विद्यार्थियों को भी प्रेरित करे तो बहुत बड़ी संख्या होगी। कौटिल्य जी कुछ बोल रहे हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लेकर शुरू में बात करी थी, हमको ये पता होता है कि गंगा रिवर की जो लेंथ है वो कितनी हो, 2510, 2550, वी नो दैट। लेकिन हमें ये नहीं कराया जाता कि गंगा के अंदर किसी भी नदी से, बहते पानी के अंदर अपने आप को साफ करने की जो क्षमता है वो किसी भी नदी से ज्यादा है। और ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो उसका रीजन है, इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं जो कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली बनते हैं। और ये इस टाइप की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी थी, और ऐसे इनके आंसर्स, क्योंकि इस टाइप की कई बातें हैं जिनके आंसर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये इस ऐप के थ्रू अगर ऐसी जानकारी मिल जाए जो कि अलग से पता चले, क्योंकि अभी नेट पे काफी कुछ अवेलेबल है, अगर हम सिंपली किसी रिवर के बारे में छोटा कुछ बता दें, देन दैट डजंट मेक एन इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर हम उसको उस लेवल पर लेके जाएं जहां तक हमको जानते नहीं, क्योंकि नदियों के बारे में हमारे भारत के अंदर ऐसी बहुत नदियां हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप की क्वालिटीज हैं, और अगर हम उन क्वालिटीज को लेके चले और उनको सभी के सामने प्रेजेंट करें, तो ये नॉलेज के लिए और सभी के लिए इट वुड बी ग्रेट फॉर एवरी स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारा रिसर्च भी होने की आवश्यकता है इन सारे विषयों पर। जैसे अभी गंगा जी का बताया, वैसे नर्मदा जी की अपनी विशेषता है। ये 2 नदियाँ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा काम हुआ है। वैसे रिलेटिवली रिसर्च भी काफ़ी हुआ है, नर्मदा जी पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। और नर्मदा जी का जो पुरातन नाम है वो रेवा नाम है, तो उसका रेवा नाम क्यों है, तो उस रेवा नाम के पीछे भी उसके बहुत सारे बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल प्राण तत्व तक जाकर के वो बातें पहुंचती है। तो उसको लेकर के बहुत सारा रिसर्च होना भी बाकी है। वैसे ही गोदावरी को लेकर के, कृष्णा को लेकर के, ये जो सारी हमारी जितनी नदियाँ हैं, ये सारी जो मैंने कहा 10,000 से ऊपर नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ अपने आप में जो भारतीय संस्कृति में हम जैसे उनको कहीं पर देवी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्रा को नद कहते हैं, नदी नहीं कहते। ब्रह्मपुत्र है वो, उसको स्त्रीलिंग नहीं माना, उसको पुल्लिंग माना है। उसके पीछे का जो सारा रहस्य है वो बहुत बड़ा रहस्य हमारे ग्रंथों में भी है और हमारे अनुभूति में भी है। प्राण विद्या से उसकी अनुभूति करने की भी आवश्यकता है। वो सारे विषयों को लेकर के, मतलब उसमें बहुत बड़ा तंत्र का, आगम का बहुत सारे पक्ष हैं, उसको लेकर के भी रिसर्च और रिसर्वेलेंस में काम करते हैं। और मुझे लगता है ये नदियों का डेटा आने के बाद उसमें भी एक बहुत बड़ा काम हमको हो सकेगा। गंगा जी को लेकर के केमिकल स्टडीज़ भी हुई है, बैक्टीरियल स्टडीज़ भी हुई है, और बायोजेनेटिक स्टडीज़ भी हुई है कि क्यों गंगा का पानी साफ़ रहता है, वो क्यों अपने घर में आते हैं एक दिनों से। ये बिस्लरी की बोतल भी आप 2 साल रखोगे तो उसके बाद में उसमें आपको काई दिख जाएगी, एलजी दिख जाएगी, लेकिन गंगा का पानी कितने वर्षों तक रखो आपको उसमें नहीं मिलती है। तो उसके पीछे के कई प्रकार के रिसर्च हुए हैं, भारत ने भी किए। जापानीज वैज्ञानिक थे मसारू इमोटो, उन्होंने बहुत काम उसके ऊपर किया। ऐसा रिसर्च भी हो रहा है। और ये कौटिल्य का ये मतलब अच्छा सुझाव है कि इस ऐप के माध्यम से उन जानकारियों को सोर्सिंग भी किया जा सकता है। विल डेफिनेटली डू दैट। उस रिसर्च पे तो हम काम कर ही रहे हैं। उस रिसर्च को एक जगह यदि इस नदी को जानो में वो भी पक्ष आ जाए, उसका जो वैज्ञानिक और भावनात्मक और सांस्कृतिक पक्ष है वो भी यदि उसमें जुड़ जाए तो अच्छा सुझाव है, करेंगे उसको। हाँ जी, और कोई जिज्ञासा? जी कौटिल्य जी की जिज्ञासा में बड़ी नहीं सकती है। सर, जैसे कि जो नदियों को जानने का जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड भी है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर करेंगे। तो मेरे इसको लेकर एक मेरा सोच है कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी बच्चे हैं, सो दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज एक्चुअली द रियल मीनिंग बिहाइंड थिंग्स। मतलब ये गेमिंग या उस टाइप की दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर उनको असली वैल्यूज का पता नहीं। देखिए, जैसे कि हम किसी भी नदी को माँ क्यों कहते हैं, जैसे हम गंगा को माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 40-50 करोड़ लोगों का पेट भरती है। दिस इज ऑल्सो रीजन। बहुत रीजंस हैं, लेकिन इस टाइप के रीजंस, क्योंकि अगर हम ये सब बताएंगे, अगर उनको पता चले कि इसलिए हम उनको मानते हैं, इसलिए उसका रीजन है, तब उन्हें वो अंधविश्वास या वो कुछ नहीं लगेगा। बिकॉज आजकल जब तक उनको पता नहीं होता, सो इट्स वेरी इजी टू से दैट इट इज जस्ट अ मेयर ओल्ड बिलीफ, बट व्हाट इज एक्चुअली द थिंग बिहाइंड इट, दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। और उससे भी आगे की, मतलब ये जानकारियाँ तो ठीक है, जानकारियाँ तो देनी ही चाहिए, उससे भी तर्क का शमन तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका जो
ज्ञान जब कब प्राप्त होता है, जब उसको अनुभव करते हैं। तो अभी कुठियाला जी बता रहे थे जब उनके घर पे बैठे थे तब, और हमने भी ये प्रयोग बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए कि उस नदी के पास जाकर के बैठो और नदी क्या कह रही है वो सुनो, ये अनुभूति। तो ये प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को वहाँ जाकर के जीपीएस लोकेशन के फोटो भेजने के लिए कहने के पीछे उदाहरण ही है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वो जाकर के उससे जुड़े और उस नदी की स्थिति को देख करके उसको कष्ट हो कि ये मेरी माँ की स्थिति यदि ऐसी है तो मतलब मेरा क्या कर्तव्य है, ये उसके मन में जगे। तो वो वाला विषय लेकर के ही उसका नदी से भावनात्मक जुड़ाव बने, तब वो फिर उसको माँ मानने लगे। तो केवल इन्फॉर्मेशन तो देनी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से आगे ये जो अनुभूति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुकुल जी, इतने प्रेरणादायी आपके बौद्धिक के लिए और जिज्ञासा समाधान के लिए। अब मेरा निवेदन है आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुप्ता जी से। आप कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं और हरियाणा विधानसभा में भी आप माननीय अध्यक्ष हैं, तो आप अपना अध्यक्षीय बोधन शुरू करें। अध्यक्ष के रूप माननीय मुकुल कनितकर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल, आदरणीय प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला जी, अध्यक्ष पंचनद शोध संस्थान, और आज के इस पंचनद शोध संस्थान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभूतियाँ, सबसे पहले तो मैं दिनेश जी को बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने हमें माननीय मुकुल जी के प्रेरणादायी जो शब्द हैं उनको सुनने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने जो विषय नदियों को जानो, मैं समझता हूँ कि ये हमारी नदियाँ जो हैं, जैसा आदरणीय मुकुल जी ने कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, उसके साथ ये जुड़ा हुआ विषय है। और आदरणीय मुकुल जी ने हमें सचेत भी किया है कि पानी जो जल है तो कल है, और जल की आज किस प्रकार से हमें आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी सचेत किया कि जो तृतीय महायुद्ध होने वाला है वो पानी को लेकर के होगा। तो मैं समझता हूँ कि पानी को हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, पानी के ऊपर और नदियों के ऊपर विशेष तौर पर क्यों कार्य करने की आवश्यकता है। लगभग 11,000 नदियाँ, जैसा माननीय मुकुल जी ने बताया कि हमारे देश के अंदर यहाँ पर या तो कुछ तो लुप्त हो चुकी हैं या कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसकी गंभीरता को, विषय की गंभीरता को और आगे बढ़ाते हुए कि हमें जल स्रोत जो हैं अपने, उनका संरक्षण कैसे करना चाहिए, उनके ऊपर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ये भी विषय उन्होंने हमारे सामने रखा। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दूसरे विश्व के जो देश हैं वो तो अपनाने जा रहे हैं, जैसा अभी बताया कि योगा जो हमारी बहुत पुरानी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हमारी विधि है, हमारी एक जो हमारी प्रक्रिया है, वो जो विषय है आज हम अपने लोग भूलते जा रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं उसको अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मुकुल जी ने बताया कि वो किस प्रकार से रिसोर्सेज को इकट्ठा करके जो उसकी चाहे वो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है,
जो उसकी नॉलेज है या उसको किस प्रकार से उसने अपना एक नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि जो प्रतिभा पलायन की भी बात की है कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो प्रतिभा है वो विदेशों के अंदर जा रही है, और मैं समझता हूँ कि उसको किस प्रकार से अपने देश के अंदर उस प्रतिभा का हम समायोजन कर सकते हैं, किस प्रकार से उस प्रतिभा का अपने देश के अंदर उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक चिंता की विषय है कि हम उसके ऊपर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि हमारा जो प्रतिभा है वो बाहर ना जाए। और जल की सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा, उसको लेकर के हमें अपने बारे में, हमें इसके बारे में विशेष रूप से जो विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि भूमन ऐप के बारे में आदरणीय मुकुल जी ने कहा कि ये एक नई ऐप जो है वो बन करके तैयार हो रही है गूगल ऐप की तरह से। उसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि एक हमारे देश की, जो हमारे राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं या राष्ट्र की जो हमारी नीति है, जिस प्रकार से उस भुवन ऐप के ऊपर हमको देखने की मिलेगी। और जहाँ तक जल के संरक्षण की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसकी जल की आवश्यकता को देखते हुए, जल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय जो उसका गठन किया है। और मैं समझता हूँ कि कारण यही है कि आने वाला समय जो है वो किस प्रकार से हम जल की सुरक्षा कर सकते हैं, जल को हम कैसे बचा सकते हैं, उसका उपयोग किस तरीके से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जल जो है हमारे लिए क्यों कितना आवश्यक है, ये एक विषय जो नदियों को जानो, आदरणीय मुकुल जी ने कहा। और ये भी चिंता जताई है कि जो नदियाँ बहुत थी अब वो नाले बन गए हैं, जैसा नागपुर के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नदियाँ नाले ना बने, उसके लिए भी जिस प्रकार से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रोक लगाने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। तो मैं, क्योंकि आदरणीय मुकुल जी ने जितना हमें ज्ञान दिया है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और जो उन्होंने इसकी जल के संरक्षण के बारे में हमें सचेत किया है, मैं समझता हूँ कि हमें उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो समस्या नहीं समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समस्या जो है वो चिंता पैदा करती है और समाधान जो है चिंतन। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए, और विशेष तौर पर आदरणीय मुकुल जी का कि जिन्होंने इतना अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया। पंचनद और पंचकूला, नदी और कूला, मुझे मालूम नहीं आप कूल हमारे हिमाचल में कूल शब्द एक नदी के कुस्से को होता है, जो जिसका पानी हम अपने गृहस्थ के लिए प्रयोग करते हैं, उसको कूल बोलते हैं। तो ये संयोग है, पंचनद नदियों, पंचकूल और नदियों को जानो, ये अच्छा संयोग है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि ऋषि दत्तात्रेय से उस राजा ने पूछा कि आप क्यों ऐसे विक्षिप्त घूमते हैं, आपको किसने ऐसी शिक्षा दी। तो उन्होंने 25 गुरु गिनाए अपने, उसमें भूमि है, उसमें वृक्ष है, उसमें वायु है और उसमें जल भी है। 25 गुरु बताए हैं उसने। पंचरत्न में हम
जो मुकुल जी ने कहा कि हम चिंता नहीं करते हैं, हम तो जानकारियां लेकर के और मन में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। हमारी प्रथा है, हम किसी भी गोष्ठी में समापन में कंक्लूड नहीं करते कि आज का इन्फ्लुएंस ये हुआ, नहीं करते, क्योंकि पंचनद में जो लोग भी आते हैं वो विचारशील और बुद्धिशील व्यक्ति होते हैं। उन पे कोई विचार थोपना हम उचित नहीं समझते। इसलिए आज जो आपने जानकारियाँ ली, ज्ञान लिया, दिशा ली, उसके ऊपर मनन करिए, सोचिए, और केवल मात्र विचार नहीं करना, विचार तक नहीं रहना, उसको क्रियान्वयन करना। पंचनद की ओर से मुझे लगता है कि मैं आज अपने सहयोगियों की इसकी सहमति बाद में ले लूँगा कि पंचनद शोध संस्थान के 40 केंद्र इस अभियान में जुड़ेंगे और इसका हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और कुछ हिमाचल और जम्मू, यहाँ पर आपको कुछ डाटा पंचनद की ओर से विभिन्न केंद्रों के माध्यम से अवश्य देंगे। और हमारे जो सदस्य जो अध्यापन के क्षेत्र में हैं वो आगे अपने अपने विद्यार्थियों को भी इसको जोड़ेंगे। तो आग्रह आप सबसे यही है, निवेदन भी यही है कि मन में एक श्रृंखला बनाइए आज के उद्बोधन की, जो माननीय मुकुल जी ने बताया और जो ज्ञानचंद जी ने बताया, उसको श्रृंखला बनाइए और उनके बारे में एक एक करके सोचिए और देखिए कि उसका आपके मन में उसकी क्या सोच बनती है, क्या विचार बनता है, उसकी परसेप्शन क्या बनती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके मस्तिष्क में क्या होती है, क्या उसको, उस जानकारी को आप ज्ञान में और विद्या में कैसे कन्वर्ट आप कर लेते हैं। और उसका फिर, क्योंकि आप सब लोग, हर व्यक्ति आप में से एक चेंज एजेंट है। आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी शब्दावली आसपास के समाज को प्रभावित करती है। आपको नहीं मालूम है ये, मगर आपकी शब्दावली, आप जिस तरह से बोलते हैं, जिन विषयों को लेते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं। इसलिए जब आप एक अच्छी तरह से मनन करके इसका आपका विचार बनेगा तो आपके क्लास में जाएंगी सुमन जी तो आप इस विषय को ज़रूर लेंगी। जब आप किसी सेमिनार में जाएंगी तो इस विषय को ज़रूर लेंगी, चाहे उसमें रेलेवेंस बने ना बने, मगर आप लेंगे। सुशील जी मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए भी नदियों के बारे में जानने की बात करने वाले हैं। तो ये प्रभाव है इस आपका, आप तो मल्टीप्लायर हैं, मैजिक मल्टीप्लायर हैं, तो होने वाला है। और एक बात मेरे को और ध्यान में आई आज कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एनवायरनमेंट साइंस के अध्यापक, प्राध्यापक, रिसर्चर, जो विषय उनके ध्यान में नहीं था वो विषय समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों से आया। ये भी एक हमारे समाज की एक स्ट्रेंथ है। ये हमारे समाज की स्ट्रेंथ है कि ऋषियों से ये विचार की धारा निकलती है और जो आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग आज जिन जिन जानकारियों को लेकर निकलेंगे, क्योंकि हम सब ने अलग अलग ग्रास्प किया है, इसको अलग अलग तरह से ग्रास्प किया है, अलग अलग विषयों को आपने प्रायोरिटाइज किया है, तो उसको सोचें, करें और आगे पंचनद के अंतर्गत भी इस विषय को ऐप में रजिस्टर होकर और ये काम को करें, और पंचनद के बाहर भी अपने जीवन में, अपने सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में इसको करें। एक बहुत बड़ा काम, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण आपका एक योगदान होने की, इस कार्य की एक पोटेंशियल मुझे दिख रही है, जो कि मुकुल जी ने बताया है। हमारे सबके मन में वो टीस है कि मुझे कुछ करना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। मुझे लगता है वो इससे पूर्ण होगी। वो हमारी जो जिज्ञासा है अंदर की, कुछ करने की, किसी को दिखाने के नहीं, मगर कुछ करने से अपने आप को आत्मसंतुष्टि करने के लिए, वो होगा। मुझे लगता है कि आज मुझे व्यक्तिगत रूप से एक नई अनुभूति हुई है। उस अनुभूति को किस प्रकार